Good morning students. Welcome in today's session of Business Studies class. In this session we are going to discuss the new chapter of Unit 2, that is Cooperative Society. Cooperative society refers to that voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members and non-members also. A cooperative form of business is a different form of business enterprise. In this form, the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organization is mutual help. It works with the principle of each for all and all for each. A cooperative form of business organization is a voluntary association of persons who join together for mutual help. A minimum of 10 persons are required to form a cooperative society. The registration of cooperative society is compulsory under the Cooperative Society Act 1912 और द रेलेवेंट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. बच्चे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, बट कुछ स्टेट्स के अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स हैं. अगर आप उन स्टेट्स में हो तो आपको उस स्टेट के अंडर ही, उस स्टेट के पर्टिकुलर एक्ट के अंडर ही अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराना होगा. बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र कुछ स्टेट्स हैं जिनके अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हैं. एवरी स्टेट हैज ए रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज. दोज हु वांट टू एस्टैब्लिश ए कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न रजिस्ट्रार. या तो आप अपनी स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा सकते हो, या फिर जिन स्टेट्स के अपने पर्टिकुलर सोसाइटी एक्ट्स हैं उन स्टेट के पर्टिकुलर रजिस्ट्रार के पास आप एप्लीकेशन देकर अपने सोसाइटी को रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवा सकते हो. इफ द रजिस्ट्रार फील्स satisfied by the information given in the application form, then the cooperative society get registered and can appoint some office bearers like president, vice president, secretary and treasurer. जब हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है, रजिस्टर्ड कब होती है? जब हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं कि हमें अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, अगर वो फॉर्मेलिटीज हमने सही तरीके से कंप्लीट कर दी हैं और हमारा जो रजिस्ट्रार है वो उस एप्लीकेशन फॉर्म से सेटिस्फाइड हो जाता है, तो हमारी सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है. जितनी भी सोसाइटीज हैं उन सबके लिए जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं. मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक ही टाइप की सोसाइटी है, दैट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. वहां पर जो है मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट है, दैट इज 100. बाकी किसी भी टाइप की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो है कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है. मिनिमम की लिमिट सब में सेम रहती है बेटा, दैट इज 10 मेंबर्स रहती है. अब अगर आपका रजिस्ट्रार आपके एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है तो आपकी सोसाइटी को क्या कर दिया जाता है? रजिस्टर्ड कर दिया जाता है. रजिस्टर्ड होने के बाद सोसाइटी अपने कुछ ऑफिस बियरर्स जो है वो अपॉइंट करती है, क्योंकि देखो सोसाइटी के काम को चलाने के लिए कुछ नॉमिनीज चाहिए, कुछ जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स चाहिए जो सोसाइटी के सारे कामकाज को देखेंगे. ठीक है, तो वो जो है जो नॉमिनीज हैं, जो मेजर पर्सन्स हैं, वो कौन होंगे? सोसाइटी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर. मोस्टली ये सब जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो 2 ईयर्स के लिए की जाती हैं. The society gets a separate legal entity after its registration. जब एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है. इट मीन्स सोसाइटी अपने नाम पर कुछ भी एसेट्स परचेज कर सकती है, कुछ भी एसेट सेल कर सकती है, किसी दूसरी सोसाइटी पर, किसी दूसरी बिजनेस फर्म पर केस फाइल कर सकती है और उस पर भी कोई केस फाइल कर सकता है, यानी कि उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो जाती है. Now come to the features of cooperative society. First one is voluntary membership.
कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी मेंबरशिप वॉलेंट्री होती है, वो अपनी मर्जी से सोसाइटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं और कभी भी अपनी सोसाइटी से लेफ्ट भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि वो अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिस मेंबर ने अपने नेम से कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप ज्वाइन की है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, जो कि उसकी शेयर कैपिटल कहलाती है बेटा, तो वो अपनी शेयर कैपिटल से किसी दूसरे की एंट्री नहीं करवा सकता, यानी कि वो अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वहां पर कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है, लेकिन कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए पर्टिकुलर जो ग्रुप है वही उसके मेंबर हो सकते हैं। जैसे फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके मेंबर्स फार्मर हो सकते हैं। कोई पर्सन अगर फार्मर नहीं है तो वो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। कम टू द सेकेंड वन, दैट इज लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मीन्स कि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या होती है, एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, और जैसे ही वो रजिस्टर्ड होती है उसका स्टेटस लीगल हो जाता है, उसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है। थर्ड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है उनकी कैपिटल के अमाउंट तक जो है वो लिमिटेड रहती है। उनके कैपिटल के अमाउंट से ज्यादा वो कोई भी लॉस कंपनसेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल। यहाँ जो कंट्रोल है वो बड़ा ही डेमोक्रेटिक वे में रहता है। आपने कितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट क्यों ना की हो, बट आपको किसी भी डिसीजन के लिए अगर वोटिंग हो रही है तो वहां पर 1 वोट डालने का ही राइट आपको मिलेगा, चाहे आपने मैक्सिमम कैपिटल उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है इन्वेस्ट क्यों ना की हो। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, अपने मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड करना। पॉसिबल मैक्सिमम जितनी हेल्प वो ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स की कर सकती है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की हेल्प करती है। उसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। लेकिन इट डज नॉट मीन दैट द सोसाइटी प्रोवाइड गुड सर्विसेज एट ए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि सोसाइटी जो है कॉस्ट प्राइस पर ही अपने मेंबर्स को जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, वो उनसे जेन्युइन प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर सकती है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। जैसा कि हमने भी लिमिटेड लायबिलिटी और कंट्रोल वाले पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ 1 पर्सन को 1 वोट डालने का ही राइट होता है, चाहे उसने कितनी भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों ना की हो। नेक्स्ट वन इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सरप्लस क्या होता है बेटा, प्रॉफिट जो होता है उसे हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है, क्लास 12 में जाकर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि प्रॉफिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट भी एक तरह का जो है वो सरप्लस ही होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट अर्न करने के लिए एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़े बहुत प्रॉफिट्स अर्न करती हैं, तो उसे हम प्रॉफिट ना कहकर हम क्या कहते हैं, उसे सरप्लस कहते हैं। तो यानी कि अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका मेन मोटिव ही क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने जो गुड्स और सर्विसेज मेंबर्स और नॉन मेंबर्स को प्रोवाइड करती हैं, कुछ प्रॉफिट्स, जेन्युइन प्रॉफिट्स जो हैं वो उनसे चार्ज करती हैं। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी कुछ प्रॉफिट्स अर्न होते हैं। ठीक है, वो जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सरप्लस कहते हैं। तो उन सरप्लस का ये क्या यूज करती हैं, उस प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द मेंबर्स, अमंग द सोसाइटी, अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से उस प्रॉफिट का यूज किया जाता है, इस पॉइंट में हम ये बात डिस्कस करेंगे। थोड़ा सभी ध्यान देंगे, ठीक है, कि बहुत अच्छे से समझना है इसको। जो 1/4 होता है ना हमारे प्रॉफिट का, उसे हम जनरल रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं। जनरल रिजर्व क्या होते हैं, जब हमारे बिजनेस में कोई लॉसेस हो जाए, कोई जो है रिस्क क्रिएट हो जाए, तो उस रिस्क से कंपनसेट करने के लिए, उन लॉसेस से कंपनसेट करने के लिए हमारे पास अपने कुछ फंड्स होने चाहिए। ठीक है, और वो फंड्स हम बिजनेस में सेव करके रखते हैं। कहाँ से, अपने सरप्लस में से। यानी कि जितना हमारे को सरप्लस है, उस सरप्लस का 1/4 हमने किस फॉर्म में रखना है, जनरल रिजर्व की फॉर्म में रखना है। उसके बाद जो कुछ अमाउंट हमारे पास बच रहा है उसमें से हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अमंग द मेंबर्स।
ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनको डिविडेंड देना है। डिविडेंड मीन्स क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का थोड़ा बहुत शेयर हमें किसे ट्रांसफर करना है, अमंग द मेंबर्स जिन्होंने अपनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है, उन मेंबर्स को हम प्रॉफिट का थोड़ा सा शेयर डिविडेंड की फॉर्म में देने जा रहे हैं। डिविडेंड मीन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट इज सम पार्ट ऑफ द सरप्लस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी ने आपको बिजनेस प्रोवाइड किया है, जिस एरिया में आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया है, उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ सरप्लस का पार्ट आप डोनेशन की फॉर्म में दोगे। अब उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस का पार्ट बच जाता है तो उसे बोनस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द मेंबर्स। लेकिन बोनस जो है वो कभी भी कैपिटल के ऊपर बेस्ड होकर नहीं दिया जाता, इस बात पर बेस्ड होकर दिया जाता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने कितनी परचेजिंग की है, कितना उन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन दिया है मेंबर्स ने। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है तो उसके मेंबर्स ने उस कोऑपरेटिव स्टोर से कितनी परचेजिंग की है, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड होकर उन्हें क्या दिया जाएगा, कुछ बोनस दिया जाएगा। आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आपने 4 स्टेप्स लेने हैं, यानी कि जो सरप्लस है उसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि जो सरप्लस है उसका 1/4 पार्ट बेटा हमने डालना है जनरल रिजर्व में। उसके बाद कुछ पार्ट हमने डिविडेंड की फॉर्म में डिवाइड करना है, किसे, अमंग द मेंबर्स। उसके बाद हमने सोसाइटी को कुछ डोनेशंस देनी है। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो हमने अपने मेंबर्स को डिविडेंड हम ऑलरेडी दे चुके हैं। वो डिविडेंड किसके ऊपर बेस्ड था, कैपिटल के ऊपर बेस्ड था। अब हम क्या देने जा रहे हैं, बोनस देने जा रहे हैं उनको। और वो बोनस किसके ऊपर बेस्ड होता है कि उनका उस बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट वन इज कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो मोस्टली क्या करती हैं, कैश ट्रेडिंग करती हैं, बट कोई ऐसा लीगल रूल नहीं है कि वो क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं कर सकती हैं। लेकिन सोसाइटी का ट्रेंड यही है कि कोऑपरेटिव स्टोर्स जो हैं वो क्रेडिट बेस पर परचेज सेल नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अब आपको ये पता है फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। बिना पैसे के तो कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। बेशक उस बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, कैश चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, फर्स्ट सोर्स तो होता है उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, लेकिन कई बार वो कैपिटल सफिशिएंट नहीं रहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से ग्रांट भी प्रोवाइड करती है। ग्रांट होती है एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प जिसे गवर्नमेंट कभी भी वापस नहीं लेती है। और अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, यानी कि ग्रांट नहीं दे पा रही है, तो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन भी देती है। और ये लोन जो है वो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। लास्ट वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ग्रांट देती है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट जो है इनकी अकाउंट्स की बुक्स भी चेक करती है, टाइम टू टाइम इनकी अकाउंट्स की बुक्स का ऑडिट भी करती है और पूरी तरह से कंट्रोल रखती है। इनसे इनकी एनुअल रिपोर्ट भी जो है वो मांगी जाती है कि आपने पूरे साल में कहाँ पर कितना मनी इन्वेस्ट किया, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो सब जो है पूरी तरह से एनुअल रिपोर्ट इन्हें जो है गवर्नमेंट ऑफिस में, यानी कि जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहां सबमिट करानी कंपलसरी होती है। दैट्स ऑल अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो फीचर्स हैं उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आगे के कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ सको। Now come to the next topic, that is types of cooperative societies. There are 6 types of cooperative societies. One by one हम सबके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो ये 6 cooperative societies हैं ये बहुत ही important हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, केस स्टडी का क्वेश्चन बहुत बार cooperative society के टाइप्स में से ही लिया जाता है, जिसमें वेरी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कौन बनाता है, कंज्यूमर्स ही मिलकर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो मिडल मैन्स को रास्ते से हटाना चाहते हैं। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट
प्रोड्यूसर से बल्क में गुड्स परचेज करते हैं और मेंबर्स और नॉन मेंबर्स को सेल करते हैं, जिससे क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से परचेज करने की वजह से बीच में मिडल मैन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अगर बीच में मिडल मैन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कम प्रॉफिट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करेगा, यानी कि जो हमारे को गुड्स हैं वो बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पर अवेलेबल हो जाएंगी। क्योंकि हमारी गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज क्यों हो जाते हैं, जितने ज्यादा बीच में मिडल मैन आते हैं, हर मिडल मैन अपना प्रॉफिट चार्ज करता है और फाइनली उसका जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ जाता है, कंज्यूमर के ऊपर पड़ जाता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो है कंज्यूमर्स मिलकर एस्टैब्लिश करते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है एलिमिनेट द मिडल मैन को रास्ते से हटाना है। ठीक है, अब मिडल मैन को रास्ते से हटा दिया, कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइसेस पर गुड्स अवेलेबल हो गई। ठीक है, और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को जो प्रॉफिट्स अर्न होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, डिविडेंड की फॉर्म में, ठीक है, बोनस की फॉर्म में अपने मेंबर्स में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मेन जो है पर्पस यहाँ क्या है कि गुड्स की सप्लाई को प्रॉपर रखना है, मिडल मैन को एलिमिनेट करना है और रीजनेबल प्राइसेस पर हाई क्वालिटी की गुड्स जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाना है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों को ही गुड्स जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एस्टैब्लिश कौन कर रहा है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास ना मैनी टाइम्स क्या होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट इनपुट्स का जो है वो प्रॉब्लम रहता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, अरेंज नहीं कर पाते हैं, अपने प्रोडक्शन रिसोर्सेज को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं। तो वो क्या करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली इकट्ठे होकर एक क्या बना देते हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं कि एक ही टेक्नोलॉजी परचेज की गई जिसे मिलकर सभी ने यूज किया, एक ही मशीन परचेज की गई जिसे मिलकर सभी ने यूज किया। ठीक है, और बहुत सारा बल्क में रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, जिसे मिलकर सबने बांट लिया। और बल्क में जब हम कोई भी गुड परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो हमें रीजनेबल प्राइसेस पर मिल जाता है। तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, जो प्रोड्यूसर्स ने एस्टैब्लिश की हैं, वो अपनी दो तरह की प्रॉब्लम्स को यहाँ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम उनकी रहती है कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीनरी और इनपुट्स की जो शॉर्टेज होती है वो दूर करते हैं। ठीक है, सेकंड वो ये भी अपनी प्रॉब्लम को दूर करते हैं कि स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी गुड्स तो प्रोड्यूस कर लेते हैं लेकिन उनके पास अपने माल को बेचने के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो वो मार्केट में मिलकर ही, मतलब छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स ने अपनी गुड्स प्रोड्यूस की, फिर उनको कलेक्ट किया, अब कलेक्टिव गुड्स को वो मार्केट में अच्छे प्राइसेस पर बेच लेते हैं। ये काम भी कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर रही हैं। कम टू द थर्ड वन, दैट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक फंक्शन है वो क्या है कि स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके गुड्स को बेस्ट प्राइसेस पर सेल करवाना, जिसे हम प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। मैनी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी हैं जो सिर्फ फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को टेक्नोलॉजी, मशीनरी और इनपुट्स अवेलेबल कराती हैं। और कुछ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी होती हैं जो दोनों फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं कि उनकी गुड्स को सेल करवाने का काम भी करती हैं और टेक्नोलॉजी, मशीनरी और इनपुट्स को अरेंज करवाने का काम भी करती हैं। लेकिन जो मेन सेल का काम है वो कौन कर रहा है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर रही हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को उनके जो गुड्स हैं उनको बेस्ट प्राइसेस पर मार्केट में बिकवाने का काम करती हैं। इसके अलावा वो और भी बहुत फंक्शन कर रही हैं मार्केटिंग सोसाइटीज। वो ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की, बेस्ट पैकिंग की, अट्रैक्टिव पैकिंग की, ठीक है, उनके जो गुड्स हैं उनको प्रॉपर वेट करना, मेजर करना, उनकी अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करना, ठीक है, इस तरह की जो है हेल्प भी वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की कर रही हैं। इवन देन वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं
कि स्मॉल प्रोड्यूसर की गुड्स को डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच देती हैं, जिससे बीच में मिडल मैन एलिमिनेट हो जाता है और जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो सारा का सारा किसे मिल जाता है, स्मॉल प्रोड्यूसर को ही मिल जाता है, क्योंकि बीच में मिडल मैन आते हैं तो वो भी अपना प्रॉफिट लेते हैं। अब बीच के मिडल मैन्स को हटा देती हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सारा का सारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डायरेक्ट किसकी पॉकेट में चला जाता है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की पॉकेट में चला जाता है। फोर्थ वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ऐसी सोसाइटीज हैं जिसमें मिनिमम मेंबर्स तो 10 होते ही होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स की भी यहाँ पर क्या है, लिमिट है। बाकी जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वहां पर मिनिमम मेंबर्स 10 हैं और मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं उनकी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही ऐसी सोसाइटी है जहां पर मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो कितने होंगे, आपके 100 होंगे। 100 से ज़्यादा मेंबर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने अंडर नहीं ले सकती हैं। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन पर्सन्स मेंबर होते हैं, जिनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक है, और वो मनी जो है वो बोरो करना चाहते हैं, लेकिन मनी लैंडर्स के जो क्लचेस होते हैं, उनके जो बहुत अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, लीगल हैसल्स होती हैं, उनसे वो बचना चाहते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स की सेविंग्स को एक्सेप्ट करती हैं, अपने जो मेंबर्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं उनको रिसीव करती हैं, उनकी जो कैपिटल है उसे भी यूज़ करती हैं, बैंक से भी लोन ले लेती हैं, ठीक है, जो रीजनेबल इंटरेस्ट के ऊपर इनको मिल जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या करती हैं, जिन मेंबर्स के लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, उन्हें ये फंड्स प्रोवाइड करने का काम करती हैं। नेक्स्ट इज फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स ने मिलकर बनाई हैं, जिनका मेन जो पर्पस है वो क्या है, लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग का उनका पर्पस है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, स्मॉल फार्मर्स उन्हें परचेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और आजकल अगर आपने अच्छे इक्विपमेंट्स की हेल्प से फार्मिंग नहीं किया, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों पर भी जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो स्मॉल फार्मर्स अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं। तो इसीलिए फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं स्मॉल फार्मर्स को फंड्स अवेलेबल करवाती हैं, जिससे उनका जो डेवलपमेंट है, एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। नेक्स्ट इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन पर्पस क्या है, अपने मेंबर्स को हाउस प्रोवाइड करवाना, एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं, एक बड़ा सा लैंड का प्लॉट परचेज करती हैं, उस पर फ्लैट्स बनाती हैं और अपने मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, पे करने के लिए कहती हैं, ठीक है। और सभी को क्या मिल जाते हैं, रहने के लिए घर मिल जाते हैं। कई बार ये क्या करती हैं कि उन्हें मनी भी प्रोवाइड करवाती हैं कि वो अपने आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी लोगों को घर बनाने के लिए चाहिए, मतलब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। क्यों वो मेंबर बन रहे हैं इस सोसाइटी के, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और घर बनाने के लिए उनके पास फंड्स भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये फंड्स अवेलेबल भी करवाती हैं, यानी कि उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फंड्स अवेलेबल कराती हैं कि आप अपनी बिल्डिंग खुद बना लीजिए, ठीक है। और या कई बार ये क्या करती हैं, एक बड़ा सा प्लॉट लेकर उस पर खुद ही फ्लैट कंस्ट्रक्ट करती हैं और फिर उन्हें अपने मेंबर्स को अलॉट कर देती हैं और मेंबर्स को ये कहा जाता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में इन फ्लैट्स की पेमेंट्स करते रहिए। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Thanks and have a nice day.